आज मैं आपको क्षितिज पाठ पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 4 सांवले सपनों की याद का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। व्याख्या। लेखक बताता है कि आज कोई वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देता है जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, मक्खन की हाड़ियाँ तोड़ी थी, दूध दही खाया तो दिल की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है जैसे प्रातः के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई सहसा आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी भाई मंत्रमुग्ध होकर रुक जाएंगे। सायंकाल के समय वो वन का माली पर्यटकों को बताता तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देगा। लेकिन वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया है। उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। अपने आखिरी समय तक ये पक्षियों की तलाश और देखभाल में लगे रहे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? व्याख्या। यहाँ लेखक दर्शाता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने बहुत सहायता की। अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर भावुक हो उठे। लेखक के अनुसार अब वे दोनों ही दुनिया में नहीं रहे हैं, तो कौन ऐसा है जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम एवं बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने का प्रयास करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान मिल जाएगा? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना?
व्याख्या। लेखक दर्शाता है कि सालिम अली ने फॉले स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा रची। लेखक की D.H. लॉरेंस को याद आती है, जिनके देहांत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके बारे में कुछ लिखने को कहा गया तो वे कहती हैं वे अपने पति के प्रेम व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ है। उनका जीवन खुली किताब जैसा। उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए तरीके अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक पल के लिए नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। आखिर में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे और शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी यही चाहते हैं कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाएं। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। इसी पाठ के प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।